हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जैक रांची द्वारा क्लास 12th का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिया जाना है और इस एग्जाम के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में कुछ मॉडल सेट्स जारी किए गए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट 5th के क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के क्वेश्चंस का आंसर्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के क्वेश्चंस के आंसर्स वाले वीडियोज को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के क्वेश्चंस के आंसर्स वाले वीडियोज के लिंक्स को शेयर कर दूंगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह जो मॉडल सेट है वह क्लास 12 का है, क्लास 12 का है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है और ये मॉडल सेट 5th है। ये तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोम का मीनिंग क्या होता है। एक हैप्लॉइड सेल में जितने क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोसोम का एक सेट, और एक सेट जो होता है किसी भी एक पेरेंट से एक यूनिट के रूप में पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट, स्पर्म या ओवम के माध्यम से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अलावे, बिसाइड्स ह्यूमन जीनोम के अलावे और किसका किसका कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स को सीक्वेंस्ड किया गया है, मतलब उनके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं इनमें उनको सीक्वेंसिंग किया गया है। तो बैक्टीरिया, यीस्ट, तो ये सारे में किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स किस पर पाए जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में, हम लोगों में जो क्रोमोसोम फर्स्ट होता है और क्रोमोसोम वाई होता है, तो क्रोमोसोम पर सबसे ज्यादा जीन्स का नंबर होता है और वाई पर सबसे कम होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक है वो किस चीज में उपयोगी है, सहायक है। तो जो एक पॉपुलेशन में जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसको जेनेटिक लेवल पर, डीएनए लेवल पर जो है उसको पता करने में यूजफुल है, सहायक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक है वह किस पर आधारित है, तो वह आधारित है पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस। कोई भी जो दो आदमी होता है, दो पर्सन्स होता है, तो उनके जो डीएनए को अगर कंपेरिजन किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो डीएनए के एक छोटा सा रीजन होता है, वहीं पर कुछ उनमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वहीं पर कुछ डिफरेंसेस देखा जाता है और वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होता है। तो यह जो वेरिएबल सीक्वेंस होता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग जो होता है, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, तो इसी टेक्निक, इसी का यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डेवलप किया था, तो एलेक्स जेफरी ने किया था। यह आंसर हो जाएगा। कैंसर में जो दो प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो अपने जहां पर वो बनते हैं, उनका जो ओरिजिन जहां पर उनका ओरिजिन का साइट होता है वो वहीं तक रह जाते हैं। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वह जहां बनते हैं वहां से दूर वो नई जगह पर भी, दूर जगह पर भी चले जाते हैं और फिर से वहां पर नए ट्यूमर बनाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे एचजीपी भी कहते हैं, इसका जब डेवलपमेंट हुआ या जब काम किया गया तो बायोलॉजी में एक नए फील्ड का डेवलपमेंट हुआ और इस नए फील्ड का नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कोई एक ट्यूमर है जो जहां पर वो बनता है, तो बाद में क्या होता है कि वहां से ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो वहां से हट जाते हैं, उस ट्यूमर में से हट जाते हैं और नए जगह पर जाकर के फिर से नए ट्यूमर बनाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या है, स्प्रेड ट्यूमर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। कैंसर से संबंधित जीन्स कौन सा है, तो वह ऑन्कोजीन्स है। जब कोई व्यक्ति, पर्सन, अल्कोहल या ड्रग लेता है
तो धीरे धीरे लेता है तो कुछ समय के बाद जो है वह एडिक्ट हो जाता है, लती हो जाता है। और वह जब ड्रग या अल्कोहल को छोड़ना चाहता है तो उनके बॉडी में कुछ अलग तरह का लक्षण दिखता है, सिंड्रोम दिखता है, उसी को बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। तो कैरेक्टर शोन बाय ड्रग एडिक्ट और ऑन सडन विड्रॉल, है ना, अचानक ड्रग या अल्कोहल को छोड़ने के, खास करके ड्रग के लिए, ड्रग को अचानक छोड़ेगा तो उसके बॉडी में कुछ अलग तरह का सिम्टम्स दिखेगा, लक्षण दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, जनक कौन है? तो ये है मेंडल, ग्रेगर मेंडल जेनेटिक्स के फादर है। जीन वर्ड किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। पहले जीन को फैक्टर कहा जाता था, बाद में जोहानसन के द्वारा जीन वर्ड यूज किया गया। तो एक है रिउमेटॉइड आर्थराइटिस, एक डिजीज का नाम है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारे खुद के बॉडी सेल्स, सेल्फ सेल्स को वो डैमेज करने लगते हैं और उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो जो रिउमेटॉइड आर्थराइटिस है वह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज ही है। इस तरह से इसका आंसर ये होगा। डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं और जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, जो ईच न्यूक्लियोटाइड होता है, वह किस चीज के बने होते हैं? तो वह बने होते हैं शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जिसका काम क्या है? इसका काम है मिल्क सिंथेसिस में, इसका मिल्क बनाने में इसका काम है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड में उसको स्टोर करके रखा जाता है। और ये ऑक्सीटोसिन जो है वह मिल्क सिक्रीशन में इस्तेमाल होता है। ये फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड होता है उससे मिल्क को बाहर निकलवाने में, मिल्क सिक्रीशन में ऑक्सीटोसिन जो है वह हेल्प करता है। तो स्टामेन के एंथर में बने पॉलिन ग्रेन्स का पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पिस्टिल के ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल के अंदर एक सेल डेवलप होता है जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस के द्वारा जब डिवीजन होता है तो मेगास्पोर हैप्लॉइड सेल बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। आंसर ये होगा। मोर देन 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें एंथर से जब पॉलिन ग्रेन निकलता है तो ईच पॉलिन ग्रेन, प्रत्येक पॉलिन ग्रेन के अंदर में 2 सेल पाया जाता है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। इसका ये आंसर होगा। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है, तो एंथर में क्या होता है? ये एंथर का फिलामेंट है और ये क्या है? तो ये हो गया एंथर। एंथर में कितने पार्ट है? एक और एक, दो। तो इसे हम बोलते हैं एंथर लोब। तो एंथर क्या होता है? तो वह होता है बाइलोब्ड होता है। पॉलिन ग्रेन्स जो है उसे हम किस में प्रिजर्व करके रख सकते हैं? मतलब यह कि पॉलिन ग्रेन्स को स्टोर करके हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं। किस में? तो हम रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में रख सकते हैं, जहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है, तो वहाँ पर हम आसानी से पॉलिन ग्रेन्स को लिविंग कंडीशन में स्टोर करके रख सकते हैं। स्पर्म के हेड रीजन में एक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या है? एक्रोसोम का काम है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। चूंकि एक्रोसोम के अंदर में एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स ओवम के चारों तरफ जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे डिग्रेड करने में, तोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस, तीनों को मिला देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले क्या होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जब जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट को जोड़ देते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल को हटा देंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किया था किस प्लांट पर? तो मटर। तो सिर्फ मटर कहने से काम नहीं चलेगा, स्वीट पी भी होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पायसम सेटाइवम इसका आंसर होगा, जिसे गार्डन पी भी कहते हैं या इडिवल पी भी इसे कहते हैं। मेंडल का कौन सा लॉ है जो यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल का मतलब यह है कि आज तक इसका एक्सेप्शन, अपवाद नहीं मिला है। मतलब अभी भी यह लॉ जो है हर जगह, एनिमल, प्लांट, हर जगह ये काम करता है, फंक्शनल है।
यह होगा आंसर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या होता है कि कोई डिप्लॉयड सेल है, उसमें अगर एक कैरेक्टर के लिए जो 2 जीन या 2 फैक्टर है, तो जब ये क्या होंगे, डिप्लॉयड सेल के अंदर है ना, जब ये अलग होंगे गैमीट बनाने के दौरान, तो एक गैमीट में आ जाएगा कैपिटल टी और एक में आ जाएगा स्मॉल टी। तो इसमें क्या है कि ये अपना जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का एबिलिटी है वो बचा के रखता है और ये अपना बचा के रखता है। डिप्लॉयड सेल में दोनों फैक्टर या दोनों जीन का जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो इंटैक्ट रहता है, बचा हुआ रहता है, और गैमीट बनाने के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हर जगह ये एप्लीकेबल है ये लॉ, और मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये लॉ दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था सटन और बावरी के द्वारा दिया गया था। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वह सही है? तो जो लीडिंग सेल्स होते हैं वह टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन में भाग लेते हैं, ये तो सही है। सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं, ये भी सही है। सेमिनिफरस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है और वहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म बनने की प्रोसेस को कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन हेलिकेज कॉजेज, जो हेलिकेज एंजाइम होता है रेप्लिकेशन के दौरान, वो क्या करता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? अनविंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, तो यही वाला हो जाएगा। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन, तो सही है। डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन कहते हैं, और रेप्लिकेशन एक खास रीजन में शुरू होता है, उस रीजन को बोलते हैं ओरी। तो ओरी साइट से ही रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो क्या है? ए यूनिक सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड, ये सही है। इनमें से कौन सा आयनाइजिंग रेडिएशन है? आयनाइजिंग रेडिएशन वो होते हैं जिनके पास हाई एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, और इनके मीडियम में आने वाले एटम या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। मीन्स एटम और मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन करवा देते हैं। तो इसका आंसर एक्सरे और गामा रे दोनों होगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, कभी कभी डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम्स की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो आता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो 21वां जो ऑटोसोम है, जो क्रोमोसोम है, वो एक ज़्यादा हो जाता है, और जब ज़्यादा होता है तो डिप्लॉयड सेल में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाता है, और इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन ऑटोसोम्स का एक कॉपी ज़्यादा होता है 21वां ऑटोसोम का। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो प्रत्येक ह्यूमन में जो जितने भी नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड है, उनके सीक्वेंसिंग को पता कर लेना। इनका ये मेन उद्देश्य ये है। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक है वो किस चीज़ में यूज किया जाता है? वो फॉरेंसिक साइंस में यूज किया जाता है ना। किसी का मान लेते हैं मर्डर कर दिया कोई व्यक्ति, और उसने अपना कोई सैंपल अपना सेल्स का छोड़ दिया, तो उससे डीएनए निकाल करके जिस व्यक्ति पर शक होगा कि या उस पर एफआईआर होगा, तो उससे डीएनए लेकर के उसको मैचिंग किया जाता है फॉरेंसिक साइंस में। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में मतलब अलग अलग स्पीसीज जो बने हैं, जो कॉमन स्पीसीज से बने हैं, तो उसमें भी यूज किया जाएगा। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी कोई एक स्पीसीज है तो उसका दूसरे तीसरे किस तरह के स्पीसीज से या किस स्पीसीज से उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, तो इनको भी पता करने में किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।